नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल दृष्टि पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम है ईंट मनके तथा अस्थियां। इस वीडियो में हम एक पहला चैप्टर पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हम इस वीडियो को बोर नहीं करेंगे, मतलब हिस्ट्री है तो ऐसा लेक्चर नहीं देंगे कि हाँ सुनते सुनते बोर होने नींद आने लगे। नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि हर पॉइंट को एक्सप्लेन करके बताऊँ, इसलिए मैंने पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ को लिखा है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। आपको दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पुरातत्व विभाग। तो पुरातत्व विभाग क्या होता है, किसे कहते हैं, उसको समझते हैं। देखो, पुरा का मतलब होता है पुराना और तत्व का मतलब होता है वस्तु और विभाग का मतलब होता है वो संस्था जहाँ पे शोध किया जाता है। यानी कि पुराना वस्तु का जहाँ पे शोध किया जाता है उसे बोलते हैं पुरातत्व विभाग। ये दोस्तों पुरातत्व विभाग जो था सबसे पहले 1861 में कलकत्ता में बनाया गया था और यहाँ पे पुराने वस्तुओं का शोध किया जाता था। दूसरा टॉपिक है पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर कौन है, यानी जो डायरेक्टर है पुरातत्व विभाग का कौन है, कौन संचालक है, कौन चलाता है, इसे कौन किस तरह से चला रहा है। तो दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम ये जो थे वो पुरातत्व विभाग को चलाते थे, यानी पुराना वस्तुओं का शोध करता जहाँ पे चलता था उसको चलाते थे, जो कोई नेतृत्व करते थे। और भारत इतिहास का जनक, तीसरा टॉपिक है दोस्तों, भारत इतिहास का जनक किन्हें कहा जाता है, यानी कि सबसे पहला इतिहास का खोज या फिर किसने किया, या फिर इतिहास का खोज या इतिहास का शोध या फिर इतिहास के बारे में जाना गया, वो सबसे पहला जो था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। यानी कि इतिहास के जनक भी अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे दो नाम और दिख रहे होंगे दोस्तों कि जॉन मार्शल और विलर्ड। देखिए दोस्तों, ये दोनों जो थे, ये जैसे कि आप लोग इस तरह समझें, ये कोचिंग है, उसका एक डायरेक्टर होता है, उसका प्रिंसिपल होता है, फिर डायरेक्टर होता है, फिर उसका एक मालिक होता है। उस तरह दोस्तों ये जब डायरेक्टर थे अलेक्जेंडर कनिंघम, तो इनका जो मालिक होंगे, यानी कि जो इनके नेतृत्व में कर रहे हैं, यानी कि जॉन मार्शल और विलर्ड के नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा था। यानी कि जॉन विलर्ड जो थे ये नेतृत्व कर रहे थे इस फंक्शन को, इसको नेतृत्व कर रहे थे। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हम लोग जाने इस चीज को, और दोस्तों मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा और इसको देखें। और देखो ये दोस्तों यहाँ पे इसके जॉन मार्शल के नेतृत्व में हो रहा था। और दोस्तों ये जॉन मार्शल जो थे 1902 से लेकर के 1928 तक ये रहे थे और विलर्ड 1944 तक। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हड़प्पा की खोज। अब हड़प्पा की खोज किसने किया, कभी कोई तो होगा जो हड़प्पा की खोज किया होगा कि हड़प्पा कैसे मिला और क्यों मिला, किस तरह से मिला, कैसे पता चला कि यहाँ हड़प्पा है या क्या है, या फिर यहाँ पे कोई इमारतें हैं या फिर कुछ पुराना वस्तु है। इस तरह खोज किसने शोध किया, जिनका नाम था दयाराम साहनी, जिनका नाम था दयाराम साहनी। इसको याद कर लेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा का खोज किसने किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि था दयाराम साहनी। कब किए थे, 1921 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था, मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी ने किया था और 1922 में किया था। यानी कि हड़प्पा के खोज के बाद 1 साल बाद ही मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। हालांकि मोहनजोदड़ो इसमें प्रमुख है, लेकिन हड़प्पा का खोज इससे पहले हुआ था, 1 साल पहले हुआ था। यानी कि लगभग इसका भी खोज चल रहा था और इसका भी चल रहा था, यानी कि ये सबसे पहले मिल गया और इसके बाद अगले साल ये मिल गया, यानी कि दोनों का शोध एक ही साथ चल रहा था, कह सकते हैं हम। जैसे सभ्यता देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 सभ्यता यहाँ पे लिखा हुआ है। अब तीनों सभ्यता को हम बार बार से समझेंगे। पहला है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा है कांस्य युग सभ्यता। चलिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को नीचे जानेंगे कि क्यों कहते हैं और कैसे किसे कहते हैं। और आपको पता भी होगा कि हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, हड़प्पा नामक स्थान पर इसका ये मिला था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसे कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सिंधु नदी पे फैली हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। और दोस्तों जो कांस्य युग, अब ये क्या है, इसको थोड़ा समझने वाली है। ये कांस्य युग है क्या आखिर, चलिए दोस्तों को समझते हैं कांस्य युग क्या है। तो कांस्य युग कहने का मतलब तांबा और टीन, ये युग में तांबा और टीन को मिलाकर के एक तत्व बनाया गया था जिसका नाम था कांस्य, यानी कांस्य कह सकते हैं। तो उस समय से इस युग का नाम कांस्य युग रखा गया, यानी कि जब लोग टीन और तांबा
क्या लिखने में तो नहीं बना दोस्तों, लेकिन समझ सकते आप, समझो। तांबा और प्लस टीन इसको मिला करके बनाया गया था। तांबा और टीन को मिला करके बनाया गया था इसका, और बना क्या था, कांसा। क्या बना दोस्तों, कांसा बना था। उस समय से इस समय तक, आज तक हम इस युग को कांस्य युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतने समझ में आ गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने क्षेत्र में है। इसको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग 12 के लोग या दूसरे गांव के लोग जंगली जानवर को शिकार करके दूसरे शहर में बेच देते थे, और वहां जिससे जो मुद्रा हासिल होता था, इसी को हम आखेटक बोलते हैं। इसी को जीवन निर्वाह का एक तरीका, एक रूल जिसको कि आखेटक बोलते हैं, जो कि आजकल के समय में हम किसी चीज को बिजनेस करते हैं, बेचते हैं, उस समय ये जंगली जानवर को बिजनेस किया करते थे, इसलिए इसको नाम आखेटक कहा गया। अब कृषि थोड़ा देखते हैं दोस्तों, कृषि में क्या क्या होता था, क्या क्या फसलें उगाई जाती थी, क्या क्या नहीं उगाई जाती थी, देखते हैं। जैसे प्रमुख फसलें का नाम कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि पहला गेहूं, जौ, मटर, सफेद चना, तिल, दलहन मतलब दाल, बाजरा, चावल, ये सारे जो थे एक उपजाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब हड़प्पा की सभ्यता का खोज चल रही थी, उत्खनन चल रही थी, तो जो बाजरा और जो चावल था, इसके बहुत ही कम मात्रा में मिला था। यहाँ साक्ष्य बहुत ही कम मात्रा में मिला था, इसलिए इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लेते हैं। लेकिन ये सब जो था, ये सब अधिक मात्रा में मिला था, एक सबूत के रूप में अच्छे खासे मिल गया था। लेकिन बाजरा जो चावल था, ये बहुत कम मात्रा में मिला था, ये सबूत इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, पशुपालन। पशुपालन क्या है, पालतू पशु मतलब पालतू पशु करने मतलब पशु को पालना। जैसे कि देखिए यहाँ पे लोग भेड़ पालते थे, बकरी पालते थे, भैंस पालते थे, सूअर पालते थे और मछली पालते थे। यानी मछली पालना यानी कि मछली को पाल करके और खाना। मछली से दूध तो निकाल नहीं सकता, तो मछली को पालना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको गाय और घोड़ा को शायद नहीं पालते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जंगली जानवर। अब जंगली जानवर का शिकार कौन कौन करता है, कैसे कैसे किया जाता था, किन किन जानवरों को शिकार किया जाता था, उसको है। जैसे वड़ा, पहला में देखा गया तो वड़ा मतलब जंगली सुअर, जिसको बोलते हैं जंगली सुअर, उसको बोलते हैं वड़ा। और दूसरा में हिरन, घड़ियाल, ये सब जानवरों का शिकार किया जाता था। उस समय के लोग शिकार किया करते थे। और उसके बाद दोस्तों है सिंचाई। अब सिंचाई क्या है, अब कृषि कर रहे हैं तो सिंचाई करने का भी तरीका होना चाहिए, कुछ तो तरीका होगा सिंचाई करने का। तो उस समय के जो लोग थे वो नहर से सिंचाई करते थे, नहर से सिंचाई। ये साक्ष्य मिला हमको अफगानिस्तान में, जब हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन चल रही थी, खोज चल रही थी, तो उस समय अफगानिस्तान में नहर का साक्ष्य मिला था, सबूत मिला था। और उसके बाद आपको देखिए पंजाब और हरियाणा में यहाँ पे नहर के साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ एक अनुमान लगाया गया है यहाँ भी नहर रहे होंगे। इतने साल बीतने के बाद हो सकता है, इतने साल बीतने के बाद वहाँ किसी प्रकार से, किसी आपदा से, किसी चीज से भर गया हो, तो ऐसा सबूत नहीं मिल पाया। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता कि यहाँ भी नहर होंगे या फिर नदी होगी। नदी तो खैर है, नहर बनाई गई होगी, जो कि हमें अभी सबूत नहीं मिला, किसी कारणवश भर गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों सिंचाई करने की तरीका। अब सिंचाई करने के तरीका क्या क्या थे, जैसे पहला है नहर, कुएं, मानसून। नहर और कुएं से सिंचाई तो की जाती थी, लेकिन एक पॉइंट है जहाँ ध्यान देने योग्य पॉइंट है कि यहाँ पे जो थे लोग, ये भी मानसून पे ही निर्भर रहते थे। जैसे हम लोग आज निर्भर हैं कि बारिश होगी तो धान की खेती होगी, उस समय के लोग भी ऐसा ही कुछ था कि बारिश पे निर्भर रहते थे। और नहर से सिंचाई तो होती ही थी, कुएं से सिंचाई होती थी। और देखिए अब नेक्स्ट है, इसके बाद हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। कहने मतलब हड़प्पा जो संस्कृति था वो सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी, इसके कारण इस सभ्यता को भी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इस सभ्यता का अब नेक्स्ट है, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां पर संस्कृति पहली बार खोजी गई, इसलिए देखिए हड़प्पा का नाम, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो सभ्यता खोजी गई, चलाई गई और वो हड़प्पा नामक शहर में कही गई, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है समय निर्धारण।
हम लोग आज पढ़ते हैं ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व। तो ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? जैसे बोले 1900 ईस्वी पूर्व, 200 ईस्वी, 2000 ईस्वी, तो इसका मतलब होता क्या है? जैसे देखिए दोस्तों, एडी का मतलब एनो डोमिन। एनो डोमिन का मतलब होता है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय उसको एडी बोलते हैं, एनो डोमिन बोलते हैं। और एसी बोलते हैं कि जब यीशु मसीह के जन्म से पहले का, ठीक है। और बीसी जो बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद। जैसा आप देखते हैं, कहते हैं हम लोग कहते हैं कि 600, मान लीजिए यहाँ पर हम लिखे 400 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व के मतलब क्या होता है? मतलब एडी यानी एनोडोमिन, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था उससे 400 साल पहले। अब बोले इसी चीज को इस तरह से पूछे, आज से मान लो, यहाँ मान लो, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ सभ्यता चलाई गई, मान लो हड़प्पा सभ्यता चलाई गई, ठीक है। हम कहते हैं 400 साल पहले चलाई गई, तो आज से 400 साल पहले चलाई गई, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? 400 साल पहले चलाने का मतलब 400 ईस्वी पूर्व के मतलब, यानी कि आज से नहीं, ये एनोडोमिन यानी कि यीशु मसीह के जन्म से 400 पहले। अभी से अगर जोड़े जाए तो 2020 और उसमें 400 जोड़ दो, यानी 2420 साल पहले हमारा हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, हालांकि 2600 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के लिए लिए थे 400, और इस ऐसे ही हम इसको टाइम निर्धारण करते, समय निर्धारण करते हैं इसको, इस चीज को। और देखिए, और उसके बाद जो है आपको नीचे दिख रहा हो कुछ प्रमुख स्थल में जैसे क्या क्या आपको मैप जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको समझ में नहीं आया कि कहेगा कि नागेश्वर, बालाकोट, चनुदड़ी, कोटिपतिजी ये मैप में दिखाइए, तो आपको क्या दिखाइएगा? आपको तो पता नहीं कि कहाँ पे, आपको तो पता है गुजरात, पटना, ये जब पता है कि ये यहाँ पे होगा। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि नागेश्वर को वर्तमान स्थिति गुजरात है, और बालाकोट का पाक कुछ मैंने इसमें से दिखा दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए। जब मैप समझाऊंगा तो आपको इस चीज़ को आसान हो जाए, और अगर याद कर लेते इसको, अगर एग्जाम में मैप भी आता है तो आप आसानी से इसको डिनोट कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ याद रहेगा तो आप आसानी से इसको नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप यहाँ इस बार एक बार हम पढ़ देते हैं इसको। पहला है नागेश्वर, बालाकोट, चन्हुदड़ी, कोटतिजी, धलवीड़ा, लोथल, कालीबंगन और बनावली। और इसका वर्तमान स्थिति है गुजरात, पाक, सब जो आप दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा सब कुछ इसका वर्तमान स्थिति, ताकि आपको बेहद आसान हो जाएगा इस चीज को समझने के लिए और मैप पे डिनोट करने के लिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे इत्यादि लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे और भी सारे हो सकते हैं, और भी हैं, तो इत्यादि लिख दिया मैंने। आपको आगे बताऊंगा, और कुछ भी होंगे तो आपको जरूर बताएंगे लास्ट टॉपिक में, क्योंकि हो सकता है और भी कोई देश हो सकता नहीं है, मैं तो कहूँगा है, कुछ है, जैसे राखीगढ़ी कुछ है, इस तरह से एक दो और है, तो आपको मैं क्वेश्चन टाइम कराते टाइम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया अभी कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कब किया गया था? 2600 ईस्वी पूर्व, ठीक है, यानी यीशु मसीह जन्म से 600 साल पहले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्रमुख स्रोत खुदाई में मिली। जैसे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कैसे है कि हड़प्पा सभ्यता है, कैसे इसको पता चला कि क्या क्या साक्ष्य मिले। तो यहाँ में खुदाई की गई तो और मिली, क्या मिली? इमारतें मिली, मृत्यु भांड मतलब मट्टी का बना बर्तन, औजार मिला, आभूषण मिली, मूर्तियाँ मिला, मुहरे मिले इत्यादि। और दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। अब कहता है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यहाँ कितना दूर में था, कौन कौन से देश में था, कौन कौन से राज्य में था, कौन कौन से शहर में था। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान है अभी, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये सब में विस्तार था इसका। इसके प्रमुख स्थल जो मैंने पीछे बताया अभी, नागेश्वर, बालाकोट, चनुदड़ी, कोटतिजी, धलवीड़ा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे है दोस्तों, यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना से है।
कहने मतलब इसका जो प्रमुख विशेषता यानी कि नगरीय सभ्यता वो सभ्यता थी जहाँ पे नगर का विकास होता था, यानी कैसा घर बनाना है, कैसा रोड बनाना है, किस तरह से विकास करना है, उस सभ्यता को हम लोग नगरीय सभ्यता कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित की गई थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें दो बस्तियां होती थी, जैसे कि हम लोग का गाँव है तो उसमें बस्ती होती थी, उसको दो भागों में बांटा गया था। जो पहला था वह दुर्ग और जो दूसरा है वह निचला शहर। कहना मतलब जो दुर्ग था इसका अर्थ है किला, और दूसरा जो निचला शहर यानी कि यहाँ पे आम लोग रहते थे उसको बोलते हैं निचला शहर। और दोस्तों यहाँ पे एक बात बताने वाला हूँ मैं आपको जो इम्पोर्टेंट भी है, जो कि यहाँ पे जो मुहड़े ऊपर पढ़े मैंने मुहड़े बताया, तो मुहड़े का यूज यहाँ पे दो तरह से होता था, दुर्ग के लिए अलग, निचला शहर के लिए अलग। दुर्ग में जो लोग अमीर लोग रहते थे, राज दरबार में जो काम करते थे वो लोग के लिए अलग मुहड़े होते थे, और निचला शहर में जो रहते थे यानी कि जो आम लोग रहते थे उनके लिए अलग होते थे। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। दोस्तों मैंने भी बताया कि जो दुर्ग होता है वहाँ पे सब राज दरबार लोग या फिर अमीर लोग रहते थे, और निचला शहर जो था वो आवासीय लोगों के लिए था, मतलब सभी लोगों के लिए था, आम लोगों के लिए था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के सड़कों तथा गलियों के ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो गलियों का निर्माण होता था ग्रिड पद्धति से होता था, यानी कि और ये एक दूसरे से समकोण पर काटती थी। कहना मतलब अगर कोई यहाँ पे स्क्वायर टाइप का कोई घर है, अगर ऐसा ले स्क्वायर टाइप का घर मान लेते हैं, स्क्वायर का घर है, तो इसका जो गलियां बनती थी कुछ इस प्रकार बनती थी ऐसे, और यहाँ से डायरेक्ट गलियां ऐसे कटती थी। हम लोग का ऐसा तो गलियां नहीं बनती थी, हम लोग तो कैसे बनाते हैं, ऐसे गोल करके बनाते हैं, उसी प्रकार से गोल, ताकि आने जाने में आसान हो। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था, उसमें जो था एक चार समकोण पे यानी कि 90 डिग्री पे काट करके बनाया जाता था। ठीक है, तो उस समय उसमें ताकि इसमें थोड़ा दिक्कत भी हुआ होगा शायद, लेकिन हम देखिए यहाँ पे देखते हैं निचला नेक्स्ट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था, मैंने भी पढ़ा, सॉरी। नेक्स्ट है जल निकाल प्रणाली अद्भुत थी, घरों की नलियां को गली की नलियों से जोड़ा गया था, नलियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। जैसे दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग जैसे घर का नाली होता है, घर का अनवांटेड पानी होता है, अनुपयोगी पानी होता है, उसको हम बाहर निकालते हैं, इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के समय उस समय के लोगों ने घर से पानी निकालने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से इसका उपयोग करते थे और अच्छी इसका प्रणाली थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो घर की नलियां हैं वो गली की नलियों से जुड़ गया, और जो गली की नलियां है एकत्रित होकर एक बड़े से चैम्बर में डाल दिया गया, और जो बड़ा चैम्बर है उसको गांव से बाहर, शहर से बाहर एक ऐसी जगह नदी में या फिर ऐसी जगह जहां पे उसका दुष्प्रभाव ना हो, कुछ हानि ना हो, वहां पे उसको छोड़ दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी को भी। ये वहां के लिए बहुत ही अच्छा था, ताकि गंदगी फैलने से बहुत ही बचाव होती थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले जो लिपि थी वह पढ़ने में विद्वान अभी भी असमर्थ थे। यानी कि जो कहने का मतलब ये है कि उसमें जो लिखावट थी उसको अभी तक विद्वान लोग पढ़ नहीं पाए हैं। क्यों नहीं पढ़ पाए थे? क्योंकि जो वहाँ के जो लिखावट थी वो चित्रात्मक थी, मतलब चित्र के द्वारा लिखा गया था, इसलिए अभी तक विद्वान लोग पढ़ नहीं पाए। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिलेगा कि हड़प्पा की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखा गया था, यानी कि उल्टा, जैसे हम लिखते हैं और जस्ट अपोजिट लिखने यहाँ पे वो लोग लिखा गया था और लिखी जाती है। इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी। कहने का मतलब जो इसका चिन्हों की संख्या जो थी 375 से 400 के बीच में थी। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः आभूषणों व मनकों को तौलने के लिए होता था, जो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। लास्ट टॉपिक है दोस्तों, जैसे कहने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता बाट का मतलब है बटखरा, जो हम लोग आज किलो आधा किलो की उपयोग करते हैं। आज खैर इसका उपयोग तो अब बहुत कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं ऐसे बढ़िया कि हम लोग इसका यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा ये चीज कि बाट मतलब बटखरा, जो लोहे का आजकल बना होता था उसमें पत्थर का बना होता था, वो चट नामक पत्थर से बनाया जाता था। उस समय आभूषण तौलने के लिए
कुछ मनकों को तौलने के लिए यानी मोती से बने मालों को तौलने के लिए, और बहुत सारे जो भी हो तौलने के लिए बाट का प्रयोग संभवतः किया जाता था। यह चट नामक पत्थर से बनाया जाता था। दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको अगले क्लास में अगले वीडियो में देंगे इसके बाद। और दोस्तों जो इंपॉर्टेंट जो इसका क्वेश्चन होगा, मैं एक लास्ट में आपको वीडियो दूंगा, उसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया रहेगा, जिससे कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो सब दिया रहेगा, बताऊंगा मैं। दोस्तों अभी इसमें और भी कुछ पढ़ना है, मैंने सिर्फ इसमें ये बताया, सब चीज़ का डिटेल ना बता करके मैंने सब कुछ शॉर्ट में बताया। मैं इस चीज़ को अगले क्लास में डिटेल बताने की कोशिश करूंगा और इससे बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। आपको दोस्तों इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये तो बस मैंने आपको इस किताब से परिचित कराया है, इस चैप्टर से परिचित कराया है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। अभी मेन चीज़ तो उससे बाकी है, जो कि इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो इसमें प्रमुख है, उसके बारे में तो हमें पढ़ना बाकी ही है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। और दोस्तों इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐश के डे, धन्यवाद।